कहानी की शुरुआत एक बेहद लग्जरी क्रूज शिप से होती है जो खुले समंदर के बीच खड़ी होती है। उस शिप के डेक पर एक बड़ा सा पार्टी सीन चल रहा होता है। हर तरफ म्यूजिक बज रहा है, लोग हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कपल्स एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे हैं। पूरा माहौल बहुत ही जश्न और खुशी से भरा हुआ होता है, जैसे सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। लेकिन इसी खुशहाल माहौल के बीच अचानक कुछ अजीब होने लगता है। एक बहुत ही टाइट खिंची हुई स्टील वायर, जिसे केबल भी कह सकते हैं, धीरे धीरे खींचकर उन लोगों के सामने लाई जाती है। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि अगले ही कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। तभी डेक के एक कोने में खड़ा एक रहस्यमयी आदमी चुपचाप एक स्विच ऑन कर देता है। जैसे ही वो स्विच दबता है, वो स्टील वायर अचानक बहुत ही तेज स्पीड से करीब 80 मीटर प्रति सेकंड आगे की तरफ झटके से निकलती है। जो कुछ इसके बाद होता है वो बेहद खौफनाक होता है। वो वायर जिस भी चीज से टकराती है उसे एकदम साफ साफ दो टुकड़ों में काट देती है। इंसान हो या कोई और चीज, कुछ भी उसके सामने टिक नहीं पाता। कुछ ही पलों में जो पार्टी अभी तक खुशियों से भरी हुई थी वो एक भयानक कत्लेआम में बदल जाती है। हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं, लोगों के शरीर के टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं और पूरा डेक खून से भर जाता है। वो जगह जो कुछ सेकंड पहले तक जश्न का माहौल बना रही थी, अब एक डरावना मंजर बन चुकी होती है। इस पूरे हादसे में हैरानी की बात यह होती है कि सिर्फ एक छोटी सी लड़की बच जाती है। उसकी हाइट करीब 1.3 मीटर होती है और शायद इसी वजह से वो उस वायर की लाइन से नीचे होने के कारण बच जाती है। लेकिन उसकी हालत देखकर दिल कांप जाता है, क्योंकि उसे अपनी गोद में संभाले हुए एक बुजुर्ग कैप्टन का सिर पूरी तरह से दो हिस्सों में कट चुका होता है। लड़की के सामने हर तरफ सिर्फ मौत और खून होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी वो डर से भरी चीख पूरे सीन को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। इसी लड़की की चीख के साथ कहानी अचानक 40 साल आगे बढ़ जाती है। अब 40 साल बाद का समय दिखाया जाता है। एक प्रोफेशनल सैल्वेज टीम, यानी डूबे हुए जहाजों को ढूंढने और उनसे कीमती चीजें निकालने वाली टीम एक नए मिशन पर जाने वाली होती है। उन्हें इस खोए हुए क्रूज शिप के बारे में जानकारी एक हैंडसम से लड़के ने दी होती है जो खुद को रायन बताता है। रायन उन्हें बताता है कि वो नॉर्थ आर्कटिक वेदर डिपार्टमेंट में काम करता है और पिछले महीने जब वो सोमाली सी एरिया में अपनी ड्यूटी पर था तब उसे ये बहुत बड़ा और अजीब सा क्रूज शिप दिखाई दिया। रायन कहता है कि उसने उस जहाज से संपर्क करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया, कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इससे उसे लगा कि ये जहाज काफी सालों से समुद्र में बिना किसी इंसान के पड़ा हुआ है, यानी पूरी तरह से अबैंडन्ड है। इसके अलावा जब उसने अपने रडार में उस जहाज को देखा तो उसका साइज बेहद बड़ा था। रायन को यकीन हो गया कि इतने बड़े जहाज में जरूर बहुत सारा कीमती सामान या खजाना छुपा हो सकता है। पैसे कमाने के लालच में टीम का लीडर मार्क तुरंत इस मौके को पकड़ लेता है और रायन के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी टीम भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कुछ ही समय बाद पूरी टीम अपने जहाज के साथ उस जगह के पास पहुंच जाती है जहां रायन ने उस क्रूज शिप को देखा था। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, उनके रडार पर अचानक एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। उसका साइज देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि यही वही खोया हुआ क्रूज शिप है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। जब वो दोबारा रडार स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो वो जहाज अचानक गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। टीम के लोग हैरान रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, अचानक वही जहाज उनके बिल्कुल सामने आ जाता है। ड्राइवर तुरंत रिएक्ट करता है और ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ इतना अचानक होता है कि वो समय पर जहाज को रोक नहीं पाता और इसी दौरान रायन, जो सामने खड़ा होता है, सीधे उस क्रूज शिप से टकरा जाता है। टक्कर के बाद जब सब लोग खुद को संभालते हैं और उठकर खड़े होते हैं तो उनके सामने उस विशाल जहाज का पूरा साइज साफ नजर आता है। वो जहाज इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मार्क तुरंत अंदाजा लगाता है कि अगर अंदर कुछ भी कीमती ना मिला तो भी सिर्फ इस जहाज को स्क्रैप में बेचकर ही लगभग 60 मिलियन तक कमाए जा सकते हैं। मार्क अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है और सबको सावधानी के साथ उस विशाल क्रूज शिप पर चढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही वो लोग डेक पर कदम रखते हैं, उन्हें तुरंत महसूस होता है कि इस जहाज में कुछ तो गड़बड़ है। बाहर से भले ही ये जहाज शानदार और मजबूत दिखता हो, लेकिन अंदर जाते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर तरफ गंदगी, जंग और सीलन भरी बदबू फैली होती है, जैसे ये जहाज कई दशकों से बिना किसी इंसान के पड़ा हो। टीम धीरे धीरे और बहुत सावधानी से जहाज के अंदर, यानी केबिन एरिया की तरफ बढ़ती है। अंदर जाकर वो लोग चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई खास कीमती चीज नजर नहीं आती। हर तरफ बस टूटी फूटी चीजें, गंदे फर्श और सड़े हुए माहौल के अलावा कुछ नहीं होता। तभी अचानक एक भारी और अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो मार्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। वो सबको इशारे से
चुप रहने को कहता है और धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ता है। बाकी टीम भी बिना आवाज किए उसके पीछे पीछे चलती है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो आवाज एक पुरानी दीवार पर टंगी हुई घड़ी से आ रही है। ये घड़ी देखने में बहुत पुरानी होती है, कम से कम 50-60 साल पुरानी, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो अब भी चल रही होती है। टीम का एक मेंबर जैक जिज्ञासा में आकर उस घड़ी को हाथ से छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है घड़ी अचानक जोर से आवाज करती है, जिससे सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता है, इसलिए वो लोग बिना समय गंवाए वहाँ से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही टीम उस जगह से निकलती है, उनके जाते ही पास में रखा एक छोटा सा क्यूब अपने आप घूमने लगता है। वो धीरे धीरे घूमकर एक मैसेज बनाता है, वेलकम ऑन बोर्ड। ये देखकर साफ लगता है कि इस जहाज पर कुछ न कुछ अलौकिक जरूर है, लेकिन टीम को इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं होता। समुद्र के खारे पानी और समय के असर से जहाज के अंदर हर जगह जंग लग चुकी होती है। दीवारों में छेद हो चुके होते हैं और फर्श भी कई जगह से कमजोर हो चुका होता है। मार्क सबको बार बार चेतावनी देता है कि चलते वक्त अपने पैरों के नीचे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। लेकिन तभी अचानक टीम का एक लंबा बालों वाला मेंबर फिसल जाता है। उसका पैर कमजोर फर्श पर पड़ता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि पीछे चल रही एमिली तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। एमिली उसे ऊपर खींच रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर सामने की सीढ़ियों पर जाती है। वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है जिसने सफेद कपड़े पहने होते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान होती है और वो सीधा एमिली की तरफ देख रही होती है। उस पल एमिली पूरी तरह सन्न रह जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा ध्यान से देखती है, वो लड़की अचानक गायब हो जाती है, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। एमिली उस मेंबर को ऊपर खींच लेती है, लेकिन उसके बाद वो खुद थोड़ी अजीब सी हालत में आ जाती है। उसका ध्यान बार बार उसी लड़की की तरफ चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने जो देखा वो सच था या सिर्फ उसका भ्रम, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये एहसास होने लगता है कि इस जहाज में कुछ बहुत गलत है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है। समय बीतता है और अगला दिन हो जाता है। अब एमिली और उसकी टीम जहाज की हालत का ठीक से निरीक्षण करती है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि जहाज के निचले हिस्से में एक छोटा सा क्रैक यानी छेद हो चुका है, जिससे लगातार पानी अंदर आ रहा है। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये जहाज किसी चट्टान से टकराया होगा, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो पूरा जहाज समंदर में समा सकता है। इसलिए टीम फैसला करती है कि उन्हें जहाज के अंदर जाकर उस जगह तक पहुंचना होगा और उस छेद को बंद करना होगा। इसी बीच एमिली अकेले जहाज के एक हिस्से में पहुंचती है जहां एक स्विमिंग पूल होता है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो एकदम रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने का नजारा बेहद चौंकाने वाला होता है। वो देखती है कि पूरे पूल के आसपास जमीन पर अनगिनत गोलियों के खाली खोखे पड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दीवारों पर भी हर तरफ गोलियों के निशान बने हुए हैं, जैसे यहाँ कभी बहुत भयानक गोलीबारी हुई हो। ये देखकर साफ समझ आता है कि इस जहाज पर कभी बहुत हिंसक घटना घटी थी। एमिली अभी इस सब को समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी अचानक वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके सामने फिर से वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी होती है। इस बार वो इतनी अचानक सामने आती है कि एमिली बुरी तरह घबरा जाती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो पीछे की तरफ गिर जाती है और उसके सिर के पीछे जोर की चोट लगती है, जिससे खून निकलने लगता है। एमिली दर्द में होती है, लेकिन तभी उसे एक और अजीब चीज नजर आती है। उसका गिरा हुआ खून धीरे धीरे फर्श पर बने गोलियों के छेदों के अंदर समाने लगता है, जैसे वो खून किसी चीज द्वारा सोखा जा रहा हो। एमिली घबराकर तुरंत ऊपर देखती है, लेकिन इस बार वो लड़की वहां नहीं होती। उसकी जगह अब रायन खड़ा होता है, जो उसकी तरफ भागते हुए आता है। एमिली समझ नहीं पाती कि अभी जो हुआ वो असली था या उसका वहम। दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस जगह को छोड़ते हैं, वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दीवारों पर बने गोलियों के छेदों से धीरे धीरे खून बाहर निकलने लगता है और कुछ ही सेकंड में पूरा स्विमिंग पूल खून से भर जाता है। उस खून के अंदर दर्जनों लाशें तैरती हुई दिखाई देती हैं, जैसे वो सब अभी अभी मरे हों। इसी दौरान एमिली और रायन उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां से पानी अंदर आ रहा होता है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलते हैं, अचानक टनों समुद्री पानी बहुत तेजी से उनकी तरफ आता है। लेकिन डरावनी बात सिर्फ पानी नहीं होती, उस पानी के साथ सैकड़ों बिना सिर वाली लाशें भी बाहर निकलती हैं। उस भयानक बदबू से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एमिली और रायन दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं। एमिली तुरंत वहां से भागना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि जिस लोहे के दरवाजे से वो अंदर आए थे वो अब पूरी तरह बंद हो चुका है। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पास में एक और लोहे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एमिली बिना समय गंवाए उसी दरवाजे की तरफ दौड़ती है और वहां से बाहर निकल जाती है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, जितनी जल्दी हो सके मार्क तक पहुंचकर उसे ये सब बताना। लेकिन रास्ते में ही रायन अचानक कुछ देख लेता है और बिना कुछ कहे एक दूसरे कमरे की तरफ बढ़ जाता है और एमिली मजबूरी में उसके पीछे पीछे जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, रायन की नजर एक बेहद
शानदार और महंगी स्पोर्ट्स कार पर पड़ती है जो वहां खड़ी होती है, जैसे किसी ने उसे बड़े ध्यान से संभाल कर रखा हो। रायन उस कार को देखकर कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ भूल जाता है। वो उसके पास जाता है, उसे ध्यान से देखता है और फिर एमिली को उसके बारे में बताने लगता है, उसका मॉडल, उसकी कीमत, उसकी खासियतें, जैसे वो जानबूझकर वक्त खराब कर रहा हो। एमिली को ये सब थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इस खतरनाक जहाज के बीच ऐसी चीजों में दिलचस्पी लेना सही नहीं लगता। तभी अचानक कमरे के एक कोने से अजीब सी सरसराहट जैसी आवाज आती है। दोनों का ध्यान तुरंत उस तरफ जाता है। रायन और एमिली धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचते हैं उनके सामने का नजारा उन्हें चौंका देता है। वहां बहुत सारे गंदे सड़े हुए चूहे इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन इन चूहों के बीच कुछ और भी होता है। जमीन पर भारी भरकम सोने की ईंटें बिखरी पड़ी होती हैं। पास ही कुछ बड़े बड़े बॉक्स रखे होते हैं जिनके अंदर अनगिनत गोल्ड बार भरे होते हैं। ये देखकर दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। एमिली की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये खजाना कितना बड़ा है। अगर इसे पैसे में बदला जाए तो ये रकम अरबों में जा सकती है। एमिली तुरंत वॉकी टॉकी निकालती है और मार्क को कॉल करके सबको यहाँ बुलाती है। कुछ ही देर में पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही सबकी नजर उस सोने पर पड़ती है वो सब दंग रह जाते हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाता, बस सब उस खजाने को देखते रहते हैं जैसे उन्होंने जिंदगी में पहली बार इतनी दौलत देखी हो। लेकिन इसी खुशी के बीच एक अनहोनी भी उनका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो लोग उस सोने को उठाने की तैयारी करने लगते हैं, अचानक वही सफेद कपड़ों वाली छोटी लड़की डेक पर दिखाई देती है। इस बार वो काफी बेचैन और घबराई हुई लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जैसे वो उन्हें किसी बड़े खतरे से बचाना चाहती हो, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अचानक एक अदृश्य ताकत उसे पकड़ लेती है और खींचकर नीचे ले जाती है। ये सब इतना अचानक होता है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। एमिली ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक जहाज के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगती है। उन्हें पता चलता है कि जहाज के एक हिस्से में मौजूद गैस वाल्व अपने आप खुल गया है। किसी को ये नहीं पता कि ये किसने किया, लेकिन अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। जहाज का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर जाता है। जो टीम मेंबर उस हिस्से में होते हैं वो इस विस्फोट में तुरंत मारे जाते हैं। अब हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। जहाज बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है। एमिली और बाकी बचे हुए लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, चाहे उनके पास कितना भी सोना क्यों ना हो। अगर वो जिंदा नहीं बच पाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वो मजबूरी में जहाज पर ही रुकने का फैसला करते हैं और मदद का इंतजार करने लगते हैं। उधर टीम के 2 मेंबर जहाज के अंदर खाने की तलाश में निकलते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें कुछ कैन फूड मिल जाता है। उनमें से एक मेंबर टॉम एक कैन खोलकर खाने की कोशिश करता है। पहले उसे लगता है कि खाना अभी भी ठीक है, इसलिए वो आराम से खाने लगता है। दूसरा मेंबर भी उसे देखकर खाने लगता है, लेकिन अगले ही पल कुछ बहुत डरावना होता है। वो खाना अचानक बदलकर जिंदा रेंगते हुए कीड़ों में बदल जाता है। दोनों ये देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत खाना फेंक देते हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि इस जहाज पर कुछ भी सामान्य नहीं है। इसी दौरान एमिली अकेले जहाज के एक बड़े अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ती है। वो जहाज के रिकॉर्ड्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि इस जहाज पर 12 साल की उम्र की सिर्फ एक ही लड़की थी। एमिली उसी जानकारी के आधार पर उस लड़की के केबिन की तलाश करती है और आखिरकार वो उस कमरे तक पहुंच जाती है। जैसे ही एमिली उस कमरे के अंदर कदम रखती है, अचानक आसपास के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। माहौल और भी डरावना हो जाता है। तभी एक लोहे का दरवाजा अपने आप खुलता है, जैसे कोई उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। एमिली धीरे धीरे अंदर जाती है और वहाँ हर चीज को ध्यान से देखने लगती है। कुछ देर तलाश करने के बाद वो एक अलमारी खोलती है और जैसे ही वो अंदर देखती है उसका दिल दहल जाता है। अलमारी के अंदर एक छोटी लड़की की लाश होती है। उस लाश के कपड़े और उसकी हालत देखकर एमिली तुरंत समझ जाती है कि यही वही लड़की है जिसे वो बार बार देख रही थी। उसके शरीर से एक अजीब सा सन्नाटा और दर्द महसूस होता है। एमिली धीरे से उसके शरीर से एक नेकलेस निकालती है। उस नेकलेस में 2 लोगों की फोटो होती है, शायद उस लड़की के माता पिता। एमिली कुछ पल के लिए उस फोटो को देखती है और तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो धीरे धीरे मुड़ती है और उसके सामने वही छोटी लड़की खड़ी होती है। इस बार एमिली सच में डर जाती है। वो जल्दी से वो नेकलेस लड़की को वापस देने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो नेकलेस उसके हाथ में देने जाती है वो सीधे उसके हाथ के पार निकल जाता है। एमिली को तब समझ आता है कि वो लड़की अब एक आत्मा बन चुकी है और वो असली चीजों को छू नहीं सकती। इसके बाद वो लड़की एमिली की तरफ देखती है और धीरे धीरे इस जहाज का असली सच बताना शुरू करती है। वो बताती है कि 40 साल पहले इस जहाज पर कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि ये सब एक प्लान किया हुआ नरसंहार था। उस रात कुछ लोग जो दिखने में आम यात्री जैसे ही लग रहे थे, असल में एक खतरनाक गैंग के मेंबर थे।
उनका असली मकसद था इस जहाज में छुपा हुआ सोना, जिसकी कीमत बेहिसाब थी। सबसे पहले उन्होंने चुपचाप जहाज के किचन में काम कर रहे शेफ को मार दिया ताकि कोई शक ना हो। उसके बाद उन्होंने खाने में जहर मिला दिया। जो लोग वो खाना खा चुके थे वो धीरे धीरे जहर की वजह से मरने लगे, लेकिन जो लोग किसी वजह से बच गए उनके लिए उन्होंने और भी खौफनाक तरीका अपनाया। उसी स्टील वायर का इस्तेमाल किया गया जिसे एमिली ने शुरुआत में देखा था। उस तेज वायर से लोगों को एक ही झटके में काट दिया गया। पूरा जहाज कुछ ही देर में लाशों से भर गया। लड़की बताती है कि वो अपनी हाइट की वजह से उस वायर से बच गई थी, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं दे पाई। कुछ देर बाद उन लुटेरों ने उसे ढूंढ लिया और बिना किसी दया के उसे मार दिया। उसे एक अलमारी के अंदर फांसी पर लटका दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी आवाज में उस दर्द की झलक साफ महसूस होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो आगे बताती है कि जब सारे यात्री मर चुके थे तो वो लुटेरे आपस में ही लड़ने लगे। हर कोई चाहता था कि सारा सोना सिर्फ उसी के पास रहे। लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके सब मर गए और आखिर में सिर्फ उनका लीडर बचा। वो लीडर सोच रहा था कि अब पूरा खजाना सिर्फ उसका है, लेकिन तभी अचानक एक औरत उसके सामने आती है, एक खूबसूरत सिंगर जिसे उसने शायद पहले नजरअंदाज किया था, लेकिन अगले ही पल वो सिंगर उसे मार देती है। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी होती है। लड़की बताती है कि वो सिंगर भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रही। असली मास्टरमाइंड जो अब तक छिपा हुआ था सामने आता है। वो सिंगर के पास जाता है, उससे प्यार जताने जैसा व्यवहार करता है और फिर उसे भी मार देता है। और यही वो पल होता है जब एमिली को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रायन होता है। वही रायन जिसने इस पूरी सैल्वेज टीम को यहाँ लाया था। वो इंसान नहीं है, वो एक शापित ताकत है जो लोगों की आत्माओं को फंसा कर रखता है। इन सभी लोगों की आत्माएं जो 40 साल पहले मारे गए थे अभी तक इस जहाज में कैद हैं और रायन ही उन्हें यहाँ बांधे रखता है। एमिली ये सब सुनकर पूरी तरह हिल जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि वो लोग यहाँ सिर्फ खजाने के लिए नहीं लाए गए थे, बल्कि वो सब खुद एक जाल में फंस चुके हैं। एमिली तुरंत वहाँ से भागती है ताकि ये सब सच अपने बाकी साथियों को बता सके। वो तेजी से उसी जगह की तरफ जाती है जहाँ उन्होंने डेनियल को बंद किया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि डेनियल अब जिंदा नहीं होता। वो पानी से भरे टैंक में डूबकर मर चुका होता है। एमिली का डर अब और बढ़ जाता है। तभी उसे पास में जेक दिखाई देता है। एमिली उसे सब कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन उसी समय अचानक रायन वहाँ आ जाता है। एमिली तुरंत चुप हो जाती है। वो समझ जाती है कि अगर उसने अब भी कुछ कहा तो रायन उसे भी मार देगा। अब एमिली चुपचाप सब कुछ देखती रहती है और धीरे धीरे रायन एक एक करके बाकी टीम के मेंबर्स को खत्म करता जाता है। ये सब देखकर एमिली के अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी भर जाता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता। वो एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लेती है। वो जहाज में मौजूद सभी बमों को एक्टिव कर देती है। उसका इरादा साफ होता है, वो इस पूरे जहाज को उड़ाकर रायन को भी अपने साथ खत्म करना चाहती है। सब कुछ तैयार हो जाता है, बस उसे स्विच दबाना होता है। तभी अचानक जेक भागते हुए उसके पास आता है। वो घबराया हुआ होता है और कहता है कि उसने रायन को मार दिया है। वो एमिली से कहता है कि वो बम मत उड़ाए, नहीं तो वो खुद भी मर जाएगी। लेकिन एमिली को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे अंदर से महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। उसे लगता है कि जेक अकेले रायन को नहीं मार सकता। और तभी सच्चाई सामने आ जाती है। जेक का चेहरा बदलने लगता है और असली रायन सामने आ जाता है। अब वो अपनी असली ताकत दिखाता है। वो अपने दिमाग से आसपास की चीजों को कंट्रोल करता है। लोहे की रेलिंग अपने आप उठती है और एमिली को जोर से मारती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। रायन बिना समय गंवाए उसके पास आता है और उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। एमिली की सांस रुकने लगती है, लेकिन उसी समय वो पास में पड़ी एक क्रॉसबो देखती है। एमिली की सांसें तेज हो रही होती हैं। रायन उसके गले को पूरी ताकत से दबा रहा होता है और हर सेकंड उसके लिए भारी पड़ रहा होता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है, जैसे अब उसका अंत करीब हो। लेकिन ठीक उसी वक्त जमीन पर गिरी हुई हालत में ही उसकी नजर पास में पड़ी एक क्रॉसबो पर जाती है। वो अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करती है, धीरे धीरे अपना हाथ उस हथियार की तरफ बढ़ाती है और जैसे तैसे उसे पकड़ लेती है। रायन को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि एमिली अभी भी लड़ने की हालत में है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, एमिली बिना एक पल गंवाए क्रॉसबो से सीधा रायन पर वार करती है। तीर जाकर उसे लग जाता है और रायन दर्द से एक पल के लिए पीछे हटता है। यही वो मौका होता है जिसका एमिली को इंतजार था। रायन के घायल होते ही एमिली तुरंत पास रखे ट्रिगर को दबा देती है। अगले ही पल पूरा जहाज जोरदार धमाकों से गूंज उठता है। हर तरफ आग की लपटें फैल जाती हैं। जहाज का अंदरूनी हिस्सा तेजी से टूटने और जलने लगता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। रायन उस ब्लास्ट के बीच फंस जाता है और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर जलकर खत्म हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। एमिली जानती है कि अगर वो वहीं रही तो वो भी इस धमाके में खत्म हो जाएगी, इसलिए बिना सोचे वो तुरंत समुद्र में कूद जाती है। ठंडा पानी उसके शरीर को झटका देता है, लेकिन वो पूरी ताकत लगाकर तैरती रहती है, दूर जाने की कोशिश करती है। उसी वक्त उसे फिर से वही सफेद कपड़ों वाली छोटी लड़की दिखाई देती है। इस बार वो डरावनी नहीं लगती, बल्कि जैसे उसकी मदद करने आई हो। वो लड़की एमिली को सही दिशा दिखाती है, उसे उस खतरनाक इलाके से बाहर निकलने का रास्ता बताती है। एमिली उसकी बात मानकर तैरती रहती है और आखिरकार वो उस विस्फोट से सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाती है। कुछ समय बाद समुद्र धीरे धीरे शांत हो जाता है। आग बुझने लगती है और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एमिली थकी हुई हालत में पानी
पानी पर तैर रही होती है और तभी उसकी नजर अपने आसपास पड़ती है। वो देखती है कि चारों तरफ छोटे छोटे चमकते हुए लाइट्स तैर रहे हैं। शुरू में उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये कोई आम रोशनी नहीं है। ये उन सभी लोगों की आत्माएं हैं, वो आत्माएं जो 40 साल पहले इस जहाज पर मारी गई थी और तब से रायन के श्राप में फंसी हुई थी। अब जब जहाज नष्ट हो चुका है और रायन खत्म हो चुका है, तो उन सभी आत्माओं को आखिरकार आजादी मिल गई है। वो रोशनी धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगती है, जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जा रही हो। एमिली ये सब देखकर पूरी तरह भावुक हो जाती है। उसके चेहरे पर थकान, डर और राहत तीनों एक साथ नजर आते हैं। इसके बाद एमिली 3 दिन और 3 रात तक खुले समंदर में भटकती रहती है। उसके पास न खाना होता है, न पानी, और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। वो लगभग हार मान चुकी होती है। उसे लगता है कि अब शायद वो नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी किस्मत उसका साथ देती है। एक गुजरता हुआ जहाज उसे देख लेता है। तुरंत लोग उसकी तरफ आते हैं, उसे पानी से बाहर निकालते हैं और स्ट्रेचर पर लिटाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। एमिली की आंखें आधी बंद होती हैं। वो मुश्किल से होश में होती है, लेकिन तभी जैसे ही उसे जहाज पर ले जाया जा रहा होता है, उसकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ती है और वो चेहरा देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो रायन होता है, जिंदा, बिल्कुल सही सलामत। एमिली कुछ समझ नहीं पाती, क्या वो सच में बच गया या ये सब कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका डर यहीं खत्म नहीं होता।